हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आज की फास्ट ट्रैक लेक्चर में। और मैं आज आपको करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। तो बच्चों, सप्लाई के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, और इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सप्लाई। सेक्शन नंबर कौन सा है? ये 7 और सेक्शन नंबर 8। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले से ही बहुत कुछ पता होगा, बट फटाफट हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जीएसटी लगने के लिए जो हमें इवेंट चाहिए वो क्या, कौन सा इवेंट होता है, कौन सी सिचुएशन जीएसटी लगने के लिए? वो है सप्लाई। जब भी हम कभी कोई गुड या सर्विस सप्लाई करते हैं तब जाके जीएसटी लगता है। सो बिफोर लेविंग एनी टैक्स, टैक्सेबल इवेंट नीड्स टू बी असर्टन। टैक्सेबल इवेंट असर्टन होना जरूरी है। अब वो टैक्सेबल इवेंट क्या है दोस्तों? सप्लाई। अगर मैं आज कोई गुड या सर्विस को सप्लाई करता हूं तो क्या लगता है दोस्तों? जीएसटी लगता है। सो टैक्सेबल इवेंट इज अ पॉइंट, या मैं कहूंगा मैं बोल चुका एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी, और वो सप्लाई है। इज दैट क्लियर? सप्लाई ऑफ गुड या फिर सर्विस या फिर दोनों। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 7 की, तो ये बात ही किसकी करता है? स्कोप ऑफ सप्लाई। बात करता है स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई है क्या, उसके बारे में बात करता है। और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। एक सेकेंड, मैं ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड ले आऊं। हाँ जी, तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये क्या कहता है? कह रहा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये देखो क्या लिख रहा है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये सच एज का मतलब क्या है दोस्तों? सच एज का मतलब है, ये एग्जांपल्स हैं। कह रहा है सप्लाई इतने तरह के हो सकते हैं। तो जब भी आप सप्लाई करते हो, कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई करते हो, चाहे वो सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, बार्टर सिस्टम करते हो, ट्रांसफर करते हो, लाइसेंसिंग, किसी को लाइसेंस देते हो, रेंट पे देते हो, या लीज पर देते हो, या डिस्पोज कर देते हो, ये सब सप्लाई है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और कह रहा है, सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा। बोलो हाँ या ना। अब सप्लाई होने के लिए वो तो कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो सकती है। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन होना जरूरी है बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। किसके द्वारा होनी चाहिए सर्विस? किसी पर्सन के द्वारा। और किसी पर्सन के द्वारा सर्विस होनी चाहिए, इसका मतलब पता है कौन सा पर्सन की बात हो रही है? टैक्सेबल पर्सन। कौन सा पर्सन? टैक्सेबल पर्सन। बोलो यस और नो। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब है ऐसा पर्सन जो कि या तो लाइबल फॉर टैक्स हो, या फिर वो पर्सन हो जिसको जीएसटी, मतलब जो लाइबल है या फिर वो रजिस्टर्ड है, या फिर वो लाइबल है या फिर वो रजिस्टर्ड है। ये देखो, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जिसका मैं एग्जांपल्स आपको दे चुका हूं। और इसके अंदर क्या होना जरूरी है दोस्तों? कंसिडरेशन होना जरूरी है। ओके, बाय पर्सन होना चाहिए, और यहां पे जो पर्सन का मतलब है वो है टैक्सेबल पर्सन। अब आपको कंसिडरेशन का मतलब भी सीखना है। बोलो हाँ यार। अच्छा, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ किसकी? गुड्स की या सर्विसेज की? बोलो हाँ या ना। तो हमें गुड्स भी सीखने हैं, सर्विसेज क्या होते हैं वो भी सीखने हैं, कंसिडरेशन क्या होती है वो भी पता होनी चाहिए।
टैक्सेबल पर्सन क्या होता है वो भी सिखा दे रहे हैं। अब टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब है? टैक्सेबल पर्सन दो प्रकार के होते हैं, या तो वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, लायबल टू रजिस्टर्ड हो, या फिर वो रजिस्टर्ड ही है। ओ, या तो वो रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो तो भी आप क्या माने जाते हो? टैक्सेबल पर्सन, या फिर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर। अच्छा, तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कंसिडरेशन होनी जरूरी है बाय अ पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी आप लोग जानते हो कि बिजनेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई नहीं करी तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कब लगेगा? जब बिजनेस होगा। यानी अगर मैं अपने दोस्त को कोई गुड बेच देता हूं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है? अगर मैं कोई दोस्त को गुड बेच देता हूं उस पर कोई जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है। बट अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर ये चीज किसी को बेचता हूं तो उस पर जीएसटी है। आज मेरे पास मोबाइल फोन है, मैंने अपना मोबाइल फोन आपको बेच दिया, इस पे जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। बट अगर मेरा मोबाइल फोन का काम है, मैं डीलर हूं मोबाइल फोन का, तो इस पर जीएसटी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज उसके अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी है। गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, हमें पढ़ना है। कंसिडरेशन होना जरूरी है बाय अ पर्सन, टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? या तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए पहले से, या वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड होने चाहिए। लायबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब जब आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाती है, या कुछ केसेस में 10 लाख, कुछ केसेस में 40 लाख, हम पढ़ेंगे 3 केसेस होते हैं, 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख। जब भी आप लायबल हो जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो गवर्नमेंट की नजरों में आप टैक्सेबल पर्सन होते हो। क्या होते हो? टैक्सेबल पर्सन। या फिर आप रजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी। अब आप लायबल नहीं हो फिर भी आप रजिस्टर्ड हो। ये क्या है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, वॉलंटरी का मतलब है कि मान लो मेरी टर्नओवर 2 रुपए की है, मैं फिर भी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। क्या करवाने में कोई पाप है क्या? नहीं। करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस होना जरूरी है, तो बिजनेस नहीं तो जीएसटी भी नहीं। अच्छा, दो बातें और ऐड कर रहा हूं, ये देखो। टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। कह रहा है ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तो ठीक है, बट सप्लाई क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए। क्योंकि कुछ सप्लाईज ऐसी भी होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, उसमें तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। और कहां होनी चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। जी हां, अगर ये सप्लाई आपने आउट ऑफ इंडिया किया तो थोड़ी ना जीएसटी लगेगा। टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? इंडिया। तो दोस्तों, अगर मैं बात समझूं तो सेक्शन 71A 6 बातों के बारे में बोलता है। अगर ये 6 की 6 बातें मैच होंगी तो ही जीएसटी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। बताओ एक बार फिर से। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई। अब उसके अंदर ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स का मतलब क्या है यहां पर? जल्दी जल्दी बताओ, फॉर्म्स का मतलब क्या है यहां पर? फॉर्म्स का मतलब है सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, है ना? कई तरह के। ये सब क्या है? गुड्स। ये सप्लाई है, ये सप्लाई के फॉर्म्स है। ओके सर, हमें बता दो सर गुड्स क्या है। आओ दोस्तों, गुड्स की डेफिनेशन समझते हैं। अब गुड्स की डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है। गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर कवर होता है। गुड्स कहां कवर होते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 52, जहां पे लिखा जाता है गुड्स मींस every kind of movable property, every kind of movable property other than मनी एंड सिक्योरिटीज। तो बता दो दोस्तों, गुड्स क्या है? गुड्स हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है। यह बात तो कंफर्म है कि गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स actionable claims, growing crops, and growing crops, grass, and things attached to or forming part of land, things attached to
or forming part of land which are agreed to be severed, either before supply or under a contract of supply. क्या समझे दोस्तों? गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं होते हैं. बट इंक्लूड्स क्या? एक्शनेबल क्लेम्स. क्या इंक्लूड होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स. एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स होते हैं. नाउ व्हाट आर एक्शनेबल क्लेम्स? ऐसे क्लेम्स जिनके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, हम उनको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं. अब तुम बोलोगे सर क्या ही बात बोल रहे हो, वही मतलब बता रहे हो. बेटा देखो ऐसा है, मतलब इसका यही है कि ऐसे क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं. मुझे एक बात बता दो, अगर आज आप एक बैंक से लोन लेते हो और बैंक आपसे बदले में कोई भी चीज गिरवी नहीं लेता, कोई भी चीज गिरवी नहीं लेता, मतलब कोई भी चीज आपने मॉर्टगेज नहीं करी, बट बैंक ने आपको लोन दे दिया 5 लाख रुपए का और आपने कल को पैसे नहीं चुकाए, तो क्या बैंक के पास राइट है कि वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले ले? हाँ बिल्कुल है. जी हाँ बिल्कुल है, वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है. ऐसे क्लेम्स को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स. बट दोस्तों अगर मैं ये कह दूं कि बैंक वालों ने आपसे एक सिक्योरिटी ली थी, क्या ली थी? सिक्योरिटी. और वो सिक्योरिटी क्या कर दी उन्होंने? मॉर्टगेज. मतलब गिरवी रखकर आपने उन बैंक से क्या लिया? लोन. ऐसे केस में जो ये लोन है, ये जो क्लेम लेने के लिए कल को आपने अगर अपने पैसे नहीं दिए तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटी को बेच देगा और लोन रिकवर कर लेगा. तो मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है कि इन सिचुएशंस में आपको आपके अगेंस्ट एक्शन लेने की उनको जरूरत नहीं है. मेरी बात समझ में आई? एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे क्लेम्स जिसके अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हम उसको बोलते हैं, वो एक्शनेबल क्लेम है ही नहीं, वो नॉर्मल क्लेम्स है. यार एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास तुम्हारी सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी को बेचूंगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा मैं लोन का रिकवरी कर दूंगा, मेरा लोन तो रिकवर हो गया. बट अगर मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो ऐसे क्लेम्स को, इसके लिए मैं तुमसे पैसा क्लेम करूंगा, और जब मैं पैसा क्लेम करूंगा तो दैट इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम्स. ग्रोइंग क्रॉप्स, कह रहा क्रॉप्स भी गुड्स हैं. अच्छा, ग्रास भी गुड्स है. और एनीथिंग विच इज अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो लैंड का पार्ट है दोस्तों, उसको सिवेयर किया जा सकता है, मतलब सेपरेट किया जा सकता है, आइदर बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई. या तो सप्लाई से पहले या सप्लाई के दौरान. अगर ऐसा किया जा सकता है तो हम उनको गुड्स बोलेंगे. मतलब अगर मैं उनको सेपरेट नहीं कर सकता हूं, वो अटैच हो गए जिंदगी भर के लिए, तो भाई साहब वो गुड्स ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो इमूवेबल बन जाएंगे. ऐसी चीजें जिसको मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूं तो वो इमूवेबल, और इमूवेबल है तो वो गुड ही नहीं है. तो बता दो दोस्तों गुड्स का मतलब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 52, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed either before supply or under a contract of supply. ये बात याद हो गई कि नहीं? कई बार एग्जाम में दोस्तों अलग से डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन गुड्स अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, तो इसीलिए डेफिनेशन मैं आपको करवा रहा हूं. क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके साथ साथ आपको यह भी जानना है कि सर्विसेज की डेफिनेशन क्या बोलती है. सेक्शन 2 क्लॉज 102, सेक्शन 2 क्लॉज 102. तो गुड्स की डेफिनेशन हो गई, सर्विसेज की डेफिनेशन क्या बोलती है? सेक्शन 2 क्लॉज 102 में सर्विसेज मींस, राइट डाउन, सर्विसेज मींस anything other than goods, money and securities. Anything other than goods, money and securities. But includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode
from one form currency denomination to another form currency denomination for which separate consideration is charged. Separate consideration is charged, जिसके लिए अलग से कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है. क्या समझे दोस्तों? खत्म. ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, एग्जाम में आती है. डिफाइन गुड्स अंडर सीजीएसटी एक्ट, डिफाइन सर्विसेज अंडर सीजीएसटी एक्ट. इसको टुकड़ों में याद करो. सर्विसेज का क्या मतलब है? एनीथिंग अदर देन गुड्स. एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी गुड्स तो सर्विस हो ही नहीं सकती. एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स ऐसी एक्टिविटीज. अच्छा, मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड है ना सर्विस है. मनी समझ गए ना? पैसा. पैसा जो है वो गुड भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है. ये बात समझ में आई? अब वो बोल रहा है कि वो मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं है, बट सर्विसेज में क्या लिखता है? बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी. एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड. क्या आप लोग दोस्तों जब कभी बैंक में जाते हो तो ऐसा होता है कि आपको कुछ कैश चाहिए? क्या चाहिए? कैश. मान लो 2 लाख रुपए चाहिए. एटीएम से तो निकल नहीं सकते, तो उसका एक तरीका होता है. आप एक चेक काट के देते हो सेल्फ के नाम से बैंक को, और बैंक बदले में क्या दे देता है? कैश. तो क्या ये कन्वर्जन ऑफ फॉर्म्स है? क्या मेरे हाथ में कैश आ गया और मैंने क्या दिया? एक चेक. तो ये हो गया फॉर्म में चेंज करना. बैंक से पैसा कैश में हो गया. सिमिलरली कैश बैंक में डाल दिया. क्या ये फॉर्म चेंज करना है? बिल्कुल है. क्या एफडी करवा दी? चेक बैंक में पड़े थे पैसे, मैंने एफडी करवा दी. क्या ये फॉर्म चेंज करना है? बिल्कुल है. सो जब भी कभी कोई कन्वर्जन करता है, क्या फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, या फिर दोस्तों आपने देखा होगा मनी एक्सचेंज वाले, या मनी एक्सचेंज वाले अलग से भी काम करते हैं, वैसे तो बैंक भी करते हैं. अगर आपके पास डॉलर्स है, बैंक चले जाओ और उनको बोलो इंडियन रुपीज दे दो, तो डॉलर दो, रुपीज ले लो. बोलो ये सुन लो. इसका हो गया वन करेंसी टू अनदर करेंसी. आपने करेंसी कन्वर्ट कर ली. या फिर आपने कभी नोटिस किया होगा जब शादी का टाइम आता है तो सब अपने रिलेटिव में, क्योंकि पैसे उड़ाने होते हैं ना ऐसे ऐसे करके. बोलो ये सुन लो. अब 500 के नोट तो ऐसे उड़ा नहीं सकते, है कि नहीं? तो आपके पास 2000 रुपए बड़े हैं. आपने कहा मुझे 20-20 रुपए के नोट चाहिए. तो ये कौन लेकर काम करता है? बैंक करता है. बैंक को दो वो 2000 रुपए, 500 रुपए के 4 नोट, और उसको कहो कि मुझे 20-20 रुपए के नोट दे दो. तो मुझे बताओ 20 रुपए वाले कितने नोट देगा? 100 नोट देगा. गड्डी दे देगा 100 नोट होगी, और कहेगा ये लो सर आपके 100 नोट. अब आप आराम से इस तरीके से, जैसे में जिसमें आपने जिसको भी वारने होते हैं तो वो आप वार सकते हो. बोलो ये सुन लो. तो एक डिनोमिनेशन, क्या बैंक ने एक सर्विस करी है? हाँ, बैंक ने बदले में काम किया हमारे लिए. क्या काम किया? एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में क्या किया? कन्वर्जन किया. जब एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्जन करा, तो इसको भी बोलते हैं दोस्तों क्या? इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं, इसको सप्लाई बोल सकते हैं, मतलब सर्विस बोल सकते हैं. बट ये सब चीजें सर्विस तभी है जब बैंक इसके लिए अलग से पैसे ले. अगर बैंक इसके लिए अलग से पैसे नहीं ले रहा तो ये सर्विस नहीं है. ओके, बिल्कुल सही बात है. बैंक बदले में सर्विस के पैसे ले तो ये सर्विस है, मतलब इसके चार्जेस ले रहा है. अगर वो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा तो ये सर्विस नहीं है. समझ में आता है या ऊपर से जाता है? जल्दी जल्दी बताओ. तो मुझे बताओ सर्विसेज का क्या मतलब है? सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच आर रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड. तो आपने उसको कन्वर्ट कराया, कन्वर्जन उसके अंदर कवर्ड है, मतलब कन्वर्जन इज अ सर्विस. बट कन्वर्जन भी सर्विस क्या? कन्वर्जन सर्विस ऐसे कि अगर आप किसी फॉर्म से या डिनोमिनेशन से या करेंसी से किसी और फॉर्म में, करेंसी या डिनोमिनेशन में आप चेंज करते हो, कन्वर्जन करते हो, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, तो वो सर्विस है. बताओ याद होता है कि नहीं? सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड. क्या कन्वर्जन? फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू another form currency denomination
फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, तो हम उसको सर्विस बोलेंगे, अदरवाइज उसको सर्विस नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बच्चों बताओ, गुड समझ में आ गया, सर्विसेज समझ में आ गया। हम लोग ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(a) खोल रखा है, जिसमें ये बात लिखी है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। अभी हम लोगों ने गुड्स और सर्विसेज पढ़े। अब कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो ये तो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन हो गई जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली। तो सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। तो भाई ये बात तो क्लियर है, अगर ना ही वो कोई गुड है ना ही वो सर्विस है तो जीएसटी लगेगा ही। तो गुड्स या सर्विस होना जरूरी है। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज मीन्स मनी, ये बात याद रहे। कंसिडरेशन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। हाँ जी, ये बात सही है। इट कैन बी इन मनी और इन काइंड, इट कैन बी इन मनी और इन काइंड। इट कवर्स एनीथिंग which might be possibly done, given or made in exchange for something else. दोस्तों, it covers anything which might be possibly done, given or made in exchange for something else. इसका क्या मतलब है यार? मेरे को बताओ, कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे आप बदले में, मैं कोई काम करता हूं, आपको बदले में मुझे क्या देते हो? कैश। आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ओके, ये कंसिडरेशन हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूं, बदले में मैंने आपसे मोबाइल फोन मांग लिया। क्या मांग लिया? मोबाइल फोन। आपका मोबाइल का काम है, तो मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा मुझे मोबाइल फोन दे दो, छोड़ो फीस वगैरह, ठीक है, मोबाइल फोन दे दो। तो उन्होंने मेरे को मोबाइल फोन दे दिया, तो दैट कैन बी कंसिडरेशन एज वेल। मैंने बोला कि यार आप मेरे लिए काम करोगे, कहते क्या? मैंने सर्विस दी आपको, मैंने बोला, मैंने कहा भाई आपको क्या करना है, ये राह चलते हुए एक बंदा है उसको थप्पड़ मारना है, ठीक है, तो आप मेरे लिए मारोगे? सर देखो ये तो इलीगल है, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं हम, बट देखो मेरी सेटिस्फैक्शन तो इसी में ही है। कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग इन रिटर्न। तो बदले में चाहे कैश दो, चाहे गुड दो, चाहे बदले में कोई एक्टिविटी ही क्यों ना हो, दैट कैन बी कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? सो फर्दर, अ कंसिडरेशन डज नॉट नीड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रेसिपिएंट। ये बात भी सही है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा रेसिपिएंट से मिले। क्या समझे? कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि वो रेसिपिएंट से मिले, हो सकता है किसी और पार्टी से मिले। भाई सिंपल सी बात है कि मान लो मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये बंदा है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइडर है, ठीक है, और ये बंदा है रेसिपिएंट। अब सर्विस तो इसी को दी जा रही है, बट हो सकता है कि इस वाई, पैसे तो वाई ने देने थे, बट हो सकता है कि वाई को भी किसी ने पैसे देने हैं, और वो कौन है? मान लो जेड। वाई को किसने पैसे देने? जेड ने। तो हो सकता है वाई यही कह दे कि आप डायरेक्टली पैसा क्यों नहीं एक्स को दे देते। ओके, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि पेमेंट हमेशा रेसिपिएंट से मिले, किसी थर्ड पर्सन से भी मिल सकते हैं, थर्ड पर्सन से भी मिल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने एक गुड बनाया, और ये गुड है, मान लो कैलकुलेटर। क्या है? कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है ना, ये मैं मार्केट में 500 रुपए का बेचता हूं। कितने रुपए का बेचता हूं? 500 रुपीज। बट मैं कुछ गरीब बच्चों की, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, हाँ फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं उनकी मदद करने के लिए, मैं वैसे तो 500 रुपए का ही बेचना चाहता हूं, बट हुआ क्या कि मुझे कोई जो जो ये काम करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट वाले काम करते हैं, चैरिटी वाला, उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इस कैलकुलेटर पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं किसी गरीबों की मदद करूं, मतलब पुअर लोगों को ये कैलकुलेटर की फैसिलिटी दूं, तो उन्होंने 500 रुपए के कैलकुलेटर का 300 रुपए मुझे पकड़ा दिया पर कैलकुलेटर। कहता जितना भी आप बेचोगे उन लोगों को जिनको ये जरूरत है, तो मैं आपको हर कैलकुलेटर पे 300 रुपए दूंगा। तो मुझे बताओ मैं कस्टमर से कितने रुपए चार्ज करूंगा? 200 रुपए। 500 रुपए का कैलकुलेटर है, 300 रुपए अगर मुझे किससे मिल गए? बताओ, 300 रुपए मुझे किससे मिल गए? 300 रुपए मुझे मिल गए कस्टमर से डायरेक्टली। अगर मुझे बोलो, कस्टमर कह रहा हूं, 300 रुपए मुझे मिल गए किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से, तो मैं कस्टमर से कितने रुपए चार्ज करूंगा? 200 रुपए।
दोस्तों मैंने बोला कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि रेसिपेंट से ही मिले। मेरा रेसिपेंट तो वो पुअर पीपल थे जिनको मैंने कैलकुलेटर बेचा, 500 रुपए का रखा था बट 200 रुपए लिए उससे, 300 रुपए मुझे थर्ड पार्टी से मिल गए। क्या वो मेरा कस्टमर था? नहीं, बट जरूरी नहीं, कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम थर्ड पार्टी एज वेल। क्या ये बात समझ में आती है? कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम थर्ड पार्टी एज वेल। सो दोस्तों हम लोग यही तो समझ रहे हैं, कंसिडरेशन देखा ना, कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। जरूरी नहीं कि रेसिपिएंट ही दे, कोई और पार्टी भी दे सकती है। तो जैसे कि एग्जांपल्स थे, इट कैन ऑल्सो बी मेड बाय थर्ड पर्सन, तो लो जी ये लिख लिया। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है या स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, सब्सिडी समझते हो, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम 500 रुपए के कैलकुलेटर के बदले में 300 रुपए आपको देंगे, तो हर कैलकुलेटर का 300 रुपए मुझे गवर्नमेंट दे रही है। अगर गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी देती है तो मैं मार्केट में तो 200 रुपए का बेचूंगा। बता दो दोस्तों, मेरा कंसिडरेशन क्या वो पूरे के पूरे 300 रुपए भी माने जाएंगे? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नहीं। इसका मतलब है जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? 200 रुपए पे लगेगा, 500 पे नहीं। बट अगर वो गवर्नमेंट ना होता, चैरिटेबल ट्रस्ट मुझे दे रहा था, तो ऐसे केस में पूरे 500 रुपए पर जीएसटी लग रहा था। बट अगर ये गवर्नमेंट मुझे कंसिडरेशन में वो 300 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है सब्सिडी के नाम से, तो उस पर जीएसटी नहीं जाएगा, यानी सिर्फ 200 रुपए पे जीएसटी जाएगा। ये बात समझ में आई? सो इट कैन ऑल्सो बी मेड बाय थर्ड पर्सन, हाउएवर एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। इसका मतलब है अगर 500 में से 300 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए, तो मानो मेरी कंसिडरेशन सिर्फ 200 रुपए ही होगी, मेरी कंसिडरेशन सिर्फ 200 रुपए ही होगी, 200 रुपए पर जीएसटी जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? A deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as a consideration for the said supply। क्या मतलब है? कह रहा अगर मैं कोई डिपॉजिट करता हूं, मतलब जैसे एमटीएनएल का कनेक्शन लेना चाहते हो आप, लैंडलाइन कनेक्शन एमटीएनएल, ठीक है, आज के टाइम पे कौन लेता है, बट चलो मान लेते हैं एमटीएनएल का लैंडलाइन कनेक्शन आप लेना चाहते हो। एमटीएनएल वालों ने बोला आप 5,000 रुपए दे दो, तो मैंने उनको 5,000 रुपए पकड़ा दिए सिक्योरिटी के रूप में, तो मुझे उन्होंने घर पे लैंडलाइन कनेक्शन लगा दिया। हुआ क्या, एमटीएनएल के साथ 10 मीटर की वायर बाय डिफॉल्ट वो सब कस्टमर को देते हैं, 10 मीटर की वायर, लैंडलाइन के साथ 10 मीटर की वायर। अब हुआ क्या, मेरा घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है कि मेरे यहां पर जो वायर लग रही है वो 10 मीटर से ज्यादा लग रही है। जो लगाने आए थे उन्होंने बोला कि सर यहां पर तो आपको 15 मीटर वायर लग रही है, सर 5 मीटर का वायर आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। मैंने कहा कितने रुपए लगते हैं? कह रहा 500 रुपए लगेंगे सर। मैंने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने आपको पहले 5,000 रुपए दिए, उसी में से एडजस्ट कर दो। मुझे बताओ, जब मैंने आपको सिक्योरिटी दी थी क्या वो कंसिडरेशन था? अरे सिक्योरिटी कहां से कंसिडरेशन, मैंने तो सिक्योरिटी दी, बदले में सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, वो पैसा मुझे वापस आ जाएगा, तो ये काहे का कंसिडरेशन? कंसिडरेशन क्या है? अगर वो 500 रुपए 5,000 रुपए में से क्या कर लिए गए, एडजस्ट, तो दोस्तों ये माना जाएगा कि वो 500 रुपए की मेरे को क्या की है, सप्लाई किया है। अगर 500 रुपए की उन्होंने मुझे सप्लाई किया है तो वो 500 रुपए कंसिडरेशन माना जाएगा और उस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मैंने एमटीएनएल वालों को कितने रुपए दिए थे? 5,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में, बट वो कंसिडरेशन नहीं है, सिक्योरिटी इज नॉट अ कंसिडरेशन, क्योंकि वो पैसा वापस आ जाएगा। बट अगर मेरे मेरे घर में जिस हिसाब से मेरा घर है उस हिसाब से वहां पे 5 मीटर वायर ज्यादा लग रही थी, तो उसका खर्चा पड़ रहा था 500 रुपए। मैंने बोला कि यार मेरे सिक्योरिटी में से पैसे काट लेना, सिक्योरिटी 4,500 रह जाएगी और क्या होगा, तो उन्होंने वही किया, 500 रुपए मैंने काट लिए। तो मुझे बताओ क्या ये 500 रुपए कंसिडरेशन है कि नहीं? हाँ, उसी के बदले में तो वो वायर आई है, तो ये कंसिडरेशन है और इस 500 रुपए पर जीएसटी जाएगा। बताओ दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा है कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है, कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 31 में आती है। राइट डाउन, कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो आती है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। और बस इसमें याद क्या करना है, दैट कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज मीन्स मनी, डज नॉट ऑलवेज मीन्स मनी, है ना? इट कैन बी एनीथिंग or any activity
in place of supply of goods और सर्विसेज, है ना। तो मैंने जो भी गुड या सर्विस दिया, इट कैन बी एनीथिंग और एनी एक्टिविटी इन प्लेस ऑफ इट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई एक्टिविटी भी हो सकती है या कोई थिंग भी हो सकती है। ओके, अच्छा, इसके अंदर यह बात क्लियर की गई थी, कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज रिसीव्ड फ्रॉम रेसिपिएंट। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन रेसिपिएंट से मिले। इट कैन बी रिसीव्ड, इट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पर्सन एज वेल। थर्ड पर्सन से भी कंसिडरेशन मिल सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, और क्या है कंसिडरेशन में? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ कंसिडरेशन। ये बात क्लैरिफाई हो गई कि कंसिडरेशन सब्सिडी नहीं है जो गवर्नमेंट से मिलती है। ओके, इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन unless it is applied for the supply of goods or services और बोथ। जब तक मैंने उसको किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर लिया, तब तक वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता। इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं दोस्तों। क्या बोला था मैंने? एमटीएनएल। क्या एग्जांपल है? एमटीएनएल। याद रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस इट इज अप्लाइड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस। इज दैट क्लियर? तो ये रहा कंसिडरेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 31। बताओ याद होता है कि नहीं? कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज मीन्स मनी। इट कैन बी एनीथिंग इन काइंड और इन इट कैन बी एनीथिंग इन एक्टिविटी इन रिप्लेसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस। अच्छा, कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज रिसीव फ्रॉम थर्ड रेसिपिएंट, इट कैन बी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी एज वेल। Subsidy received from central government, state government is not consideration. Security deposit is not a consideration unless it is applied for the supply of good or service or both. Is that clear everyone? समझ में आता है? इसके बाद हमें और भी कुछ डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है। देखो, मेरा मकसद है, मैं आपको इस फास्ट ट्रैक क्लास के अंदर आपको प्रॉपर कंसिडरेशन, बिजनेस, सर्विस, मैं कोई भी चीज को छुड़वाना नहीं चाहता हूं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने कर लिया, गुड्स पढ़ लिया, सर्विसेज पढ़ लिए, टैक्सेबल पर्सन पढ़ लिया। बोलो कौन है टैक्सेबल पर्सन? जल्दी जल्दी बताओ। ऐसा पर्सन जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है या फिर वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। अच्छा, बिजनेस क्या है? क्योंकि बिजनेस पर भी जीएसटी लगेगा, तो राइट डाउन बिजनेस की डेफिनेशन लिखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 17। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिजनेस। अब बिजनेस की डेफिनेशन पढ़नी बहुत जरूरी है। ये बिजनेस क्या है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट? ये देखो क्या लिखा है। कह रहा कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट। नाउ व्हाट इज पिक्यूनरी हियर? पिक्यूनरी का मतलब होता है दोस्तों मॉनेटरी। पिक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी। तो अगर मैं कोई ट्रेड करता हूं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता हूं, कोई मैन्युफैक्चर करता हूं, प्रोफेशन करता हूं, वोकेशन, वोकेशन समझते हो? वोकेशन होता है जब मैं कोई ऐसा काम करता हूं जो मेरा मेन काम नहीं है, बट मैं अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करता हूं। किससे रिलेटेड? पैशन से रिलेटेड। एक सेकेंड, ये क्या हो गया?
पैशन से रिलेटेड, अगर मैं कोई पैशन से रिलेटेड काम करता हूं उसको वोकेशन बोलते हैं। जैसे मेरा मेन काम टीचिंग है, बट मान लो मैं टीचिंग के साथ साथ कोई पेंटिंग वगैरह भी बनाता हूं और पेंटिंग को मार्केट में सेल आउट कर देता हूं, तो दोस्तों मैं इसको प्रोफेशन नहीं बोलूंगा, वोकेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको? वोकेशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको वोकेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एडवेंचर? एडवेंचर का मतलब होता है जब हम कभी कोई एक सिंगल एक्टिविटी से पैसा कमा लें, उसको हम एडवेंचर बोलते हैं। जैसे कि मेरा मेरा मेन काम टीचिंग में, मेरा रिसेंटली ना एक यूएस से कॉल आया, एक फ्रेंड है, उसको ना ढेर सारे मैंगोज खरीदने थे इंडिया से। तो मैंने उसको बोला भाई साहब ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कहता नहीं यार तू दिलवा। मैंने कहा मैं कहां से दिलवा दूं, मेरा तो कोई काम नहीं है यार ये वाला। कह रहा नहीं नहीं यार तू दिलवा, मैं तूने जो पैसे चार्ज करने मुझसे चार्ज कर ले, बट तेरे पे भरोसा है, तू ही करवाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कितने मैंगोज लेने? कहता है 1 लाख टन मैंगो लेना है। मैंने कहा इतना क्या मैंगो करेगा? कह रहा मेरा काम, उसका बिजनेस है अगले का, उसकी पता नहीं कितनी दुकानें हैं, ठीक है, फ्रूट्स की यूएस के अंदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं करवाता हूं तेरा काम। मैंने उस लॉजिस्टिक्स वालों से बात करी, लॉजिस्टिक्स जो लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मैंने मैंगोज वालों से बात करा, नेगोशिएट करवाया कि इतना मैंने मैंगो लेना है, और उसके बाद मैंने ये मैंगोज को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। और दोस्तों आप मानोगे, मैंने उस ट्रांजेक्शन में करीब 5 करोड़ रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए कमाए मैंने उस ट्रांजेक्शन पे। मुझे बता दो दोस्तों, जो मैंने 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, क्या ये 5 करोड़ रुपए ये क्या है? ये क्या मेरा बिजनेस था? इसको बोलते हैं दोस्तों एडवेंचर। क्या बोलते हैं इसको? एडवेंचर। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? एडवेंचर। तो समझे कि नहीं समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? एडवेंचर। और वेजर, वेजर क्या होता है दोस्तों? वेजर क्या होता है? अच्छा ये मतलब ये भी बिजनेस है, गवर्नमेंट कह रहा है एक ट्रांजेक्शन भी करियो तो भी बिजनेस है। ओके, वेजर क्या होता है? वेजर मतलब जो बेटिंग का काम करते हैं, वेजर, बेटिंग का काम करने वाले। वेजरिंग एग्रीमेंट सुना नहीं कभी? बेटिंग करते हैं, तो जो वेजर होते हैं वो भी क्या है? वेजरिंग काम। वेजरिंग काम भी, बेटिंग काम भी बिजनेस होता है। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, चाहे उसमें मॉनेटरी बेनिफिट हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे उसमें कमाई हुई हो या ना हुई हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर फॉर अ पिक्यूलियरी बेनिफिट और नॉट, यानी मॉनेटरी बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, चाहे पिक्यूलियरी बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। नंबर 2, any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to a above। क्या मतलब है इसका? जो ये ऊपर पॉइंट है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका कनेक्शन इस बिजनेस के साथ हो, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर के साथ हो, इंसिडेंटल हो या एंसिलरी हो, इंसिडेंटल हो या एंसिलरी हो टू ए अबव, दोस्तों गवर्नमेंट कहता है ये भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए की सर्विस, ये लोग क्या करते हैं? गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना, गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना इंसिडेंटल और एंसिलरी माना जाता है ट्रेड के। तो भाई अगर मैं ये कहूं कि मुझे दिल्ली से गुड्स चंडीगढ़ भेजने हैं, तो दिल्ली से गुड्स अगर चंडीगढ़ भेजने, तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लेनी होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं जीटीए भी एक बिजनेस है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक बिजनेस है जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहा है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यस, तो इट इज अ बिजनेस। ये भी क्या है? बिजनेस। ओके, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ ए अबव, चाहे कंटिन्यूटी हो या ना हो, वॉल्यूम हो ना हो, फ्रीक्वेंसी हो ना हो, रेगुलरिटी हो या ना हो। क्या बोला मैंने? कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ ए अबव, whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दोस्तों ये बात क्लेरिफाई कर दी दोस्तों गवर्नमेंट ने। बिजनेस का मतलब जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
बिजनेस कैन बी इंसिडेंटल एंसिलरी एज वेल, कोई भी इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी जो आप उस ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर से कनेक्टेड काम करते हो तो वो भी बिजनेस है। तो क्या ये 3 पॉइंट्स याद हो जाते हैं दोस्तों? बिजनेस की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स याद हो जाते हैं। बताओ। नेक्स्ट, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। कहता है अगर आप कोई गुड्स एक्वायर करते हो या फिर गुड्स सप्लाई करते हो, हाँ, इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स, या तो गुड्स को सप्लाई करते हो या एक्वायर करते हो इन कनेक्शन विद, किससे कनेक्शन में? कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कमेंस किया या क्लोज कर दिया? क्या बिजनेस को कमेंस किया या क्लोज किया? दोस्तों जब मैं बिजनेस को शुरुआत करता हूं, क्या उस वक्त मुझे कुछ गुड्स की जरूरत पड़ती है? हाँ। क्या मैं बिजनेस को जब शुरुआत करता हूं तो मैं कोई फिक्स एसेट्स वगैरह भी खरीदता हूं? हाँ। कोई मैं सर्विस भी लेता हूं? यस। अच्छा, सिमिलरली जब मैं बिजनेस बंद करता हूं तो क्या मुझे गुड्स बेचने पड़ेंगे? हाँ। क्या मुझे कैपिटल गुड्स भी बेचने पड़ेंगे? हाँ। क्या मुझे कोई सर्विस लेनी पड़ेगी बिकवाने के लिए? यस, पॉसिबल है। कह रहा है जो ये एक्टिविटी है ना, क्या सप्लाई की या एक्विजिशन ऑफ गुड्स की, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सारे बच्चे बताओ क्या इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट कहता है ये भी बिजनेस एक्टिविटी है। ओ, क्या समझे? कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है ये? अगर मैं आज कोई सप्लाई करता हूं या एक्विजिशन करता हूं गुड्स की, इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज in connection with commencement or closure of business, this is also a business activity. Is that clear everyone? ये भी समझ में आता है? ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। प्रोविजन ऑफ क्लब, क्लब की तरफ से प्रोविजन मतलब क्लब के द्वारा कराई गई सर्विसेज, एसोसिएशन के द्वारा कराई गई सर्विसेज, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स। RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जहां पर आप रहते हो दोस्तों, हो सकता है आप एक सोसाइटी में रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी का कोई एक प्रधान होगा, सोसाइटी का मतलब मान लो 500-600 घर होंगे, उसका एक प्रधान होगा, प्रेसिडेंट बना दिया गया होगा और वाइस प्रेसिडेंट बना दिया होगा, ताकि कल को कोई गवर्नमेंट से बात करनी हो तो सारे लोग थोड़ी ना जाएंगे, सिर्फ वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बात करने जाएंगे मिनिस्टर से। अगर उन्होंने अपने से रिलेटेड पानी की प्रॉब्लम आ रही है, बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई भी ऐसा इशू आ रहा है गवर्नमेंट से कनेक्टेड, तो वो लोग 1 या 2 बंदे जाएंगे, एसोसिएशन वाले बोलते हैं। तो दोस्तों एसोसिएशन वाले किसके लिए काम कर रहे हैं? मेंबर्स के लिए। मेंबर्स कौन है? रेजिडेंट्स के लिए, जो भी उस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो दोस्तों एसोसिएशन अगर मेंबर्स के लिए काम करता है ना, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है ये बिजनेस है। ओ, यानी इस पर भी जीएसटी लग सकता है? यस, इस पर भी जीएसटी लग सकता है। लगता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलग से पैसे चार्ज नहीं कर रहे। हाँ, पैसे चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। वैसे पैसे चार्ज करते हैं। क्या एसोसिएशन मेंबर से फीस लेता है हर महीने के महीने? हाँ, हर रेजिडेंट से जो भी रहते हैं वहां पर सोसाइटी के अंदर, उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं, जिसके बदले में वो क्या कहते हैं, हम आपको सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं, पार्किंग की सर्विस दे रहे हैं, कई तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। बोलो ये सुनो, बदले में आप हमें इतने पैसे दो। इज दैट क्लियर? तो क्लब के द्वारा, क्लब कौन सा है ये? स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब, जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, सोसाइटी होती हैं, ये अपने मेंबर्स को क्या देते हैं? सर्विसेज। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए गवर्नमेंट क्लेरिफाई करता है ये एक बिजनेस है। ओके, ठीक है जी, ये भी एक बिजनेस है। एफ पार्ट, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रेमिसेस। क्या बोलता है? अगर आज आप कहीं पर भी फॉर अ कंसिडरेशन देकर आप प्रेमिसेस में एडमिट होते हैं, किसी की प्रेमिसेस में, एग्जांपल एम्यूजमेंट पार्क। गर्मियों का टाइम है सर, गर्मियों का टाइम है, नहाने का बड़ा मन कर रहा है। नहाते तो तुम घर पे हो, है ना? मैं उम्मीद करता हूं तुम नहाते हो। बट क्या है, एम्यूजमेंट पार्क की बात अलग होती है, वाटर पार्क की। एम्यूजमेंट पार्क में वाटर पार्क, तो जो वाटर पार्क है सर, अभी बड़ा अच्छा टाइम है, बड़ा अच्छा मौसम, गर्मियों में तो वैसे ही मजा आता है, तो सर जाना चाहिए। तो बताओ दोस्तों, क्या वो फ्री में जाने देंगे? वाटर पार्क बना के बैठे हैं, फ्री में जाने देंगे? नहीं, उसके बदले में आपको क्या देना होगा? कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना होगा। सो एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्संस टू एनी प्रेमिसेस
है ना, किसी भी प्रेमिसेस में। अच्छा इसको छोड़ो, सिनेमा हॉल समझते हो, मूवी देखने जाते हो आप, मूवी देखने के लिए क्या आपको फ्री में लेके जाने देते हैं, जाओ जाओ बैठ जाओ, नहीं फ्री में नहीं जाते हैं, 500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए एक टिकट का कॉस्ट होता है जो आपको देना होता है, एंट्रेंस फीस। तो बच्चों बताओ क्या ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं? दिस इज अ बिजनेस, बोलो यस और नो, ये बिजनेस है, और बिजनेस है तो जीएसटी लगेगा, है कि नहीं? जी पार्ट देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस। अगर आप एज अ एजेंट हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूं किसी ऑफिस के होल्डर हो, किसी कंपनी के एज अ एजेंट काम कर रहे हो, तो किसी के बिहाफ पर काम कर रहे हो, तो हम आपको बोलते हैं एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस। नहीं समझे भाई? टाटा, टाटा स्टारबक्स जो कि यूएसए की कंपनी है, सॉरी यूके की कंपनी है स्टारबक्स, उसका क्या है? टाटा क्या है? एजेंट है। पता आपको ये बात? टाटा अलायंस है, टाटा का स्टारबक्स के साथ क्या हो रखा है? वेंचर हो रखा है। किस पर्पस के लिए? जितनी भी स्टारबक्स की कॉफीज होंगी इंडिया के अंदर, हम ये चेन बेचेंगे, हम बेचेंगे लोगों को। यानी टाटा उसमें कमीशन कमाता है, टाटा ये सारा काम कर रहा है, स्टारबक्स खुद नहीं कर रहा। तो टाटा के साथ क्या हो रखा है? वेंचर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, तो क्या मैं कह सकता हूं टाटा इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस? हाँ। किसका ऑफिस? स्टारबक्स का ऑफिस, उसका होल्डर बन के यहां पर वो काम कर रहा है, विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड या फिर प्रोफेशन या फिर वोकेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आता है? नेक्स्ट, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब। रेस क्लब समझते हो? बताओ, रेस क्लब समझते हो कि नहीं? रेस क्लब होता है जहां पर रेसेस कराई जाती हैं। आपको क्या लगता है कौन सी रेसेस, कैसी रेसेस? हॉर्स रेसेस दोस्तों, हॉर्स रेसेस। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमारे देश में हॉर्स रेसेस बिल्कुल लीगल है, इन पर बेटिंग भी लीगल है। हॉर्स रेसेस रेस क्लब में कराए जाते हैं, और इसमें बड़े बड़े रईस, जितना जिनके पास बहुत पुराना पैसा छपा हुआ है, राजे महाराजे, ये लोग क्या करते हैं? घोड़ों पर पैसा लगाते हैं। ठीक है, पैसा लगाते हैं और कहते हैं कि भैया मैं ये मेरे को लगता है ये घोड़ा जीतेगा। हार भी जाते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट जाता है उनके हाथ से, बट उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक्चुअली बहुत रईस होते हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऐसे थोड़ी ना कि भाई जरा सा कोई हार गया तो पहले तो हार ही नहीं मानते, हाँ ना हम नहीं हारे, हम नहीं हारे, ये वो घोड़ा ही गलत है, तुमने चीटिंग करी है। तो हम वो वैसा नहीं काम कर सकते यहाँ पर, है ना? तो अमीर लोग, बहुत रिच, सुपर डुपर रिच लोग वहां पर जाते हैं, और ये रेस क्लब में इवेंट्स के ऊपर क्या करते हैं? पैसे लगाते हैं रेस क्लब में। कह रहा है रेस क्लब का ये काम है, इंक्लूडिंग, और क्या काम है रेस क्लब का? कह रहा है एक्टिविटीज बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, एक्टिविटीज बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, ये टोटलाइजेटर का काम करते हैं। नाउ व्हाट आर टोटलाइजेटर? टोटलाइजेटर वो लोग होते हैं जो लोग इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों को क्या बोलते हैं? टोटलाइजेटर। अच्छा, मतलब एक्चुअल में हॉर्स रेसेस गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके आप ये काम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने XYZ कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम ये काम करो। अब XYZ कंपनी जो है वो टोटलाइजेटर है। टोटलाइजेटर क्या कर रहा है? टोटलाइजेटर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उस इवेंट में वो क्या बुलाता है? बुक मेकर्स को बुलाता है। किसको बुलाता है? बुक मेकर्स। बुक मेकर्स कौन होते हैं? बुकीज, जो लोग बेटिंग लगाते हैं, लगवाते हैं, बेसिकली बेटिंग लगवाते हैं, दो पार्टीज को मिलवाते हैं, बेटिंग लगवाते हैं, इनको बोलते हैं बुक मेकर्स। और ये जो टोटलाइजेटर होते हैं ये लाइसेंस देते हैं इन बुक मेकर्स को कि आप अलाउ करते हैं, हम आपसे कुछ पैसे लेंगे और आप हमें इतना पैसा दो और हम आपको अलाउ करते हैं कि आप इस इवेंट में आके लोगों की बेटिंग लगवा सकते हो। सो लाइसेंस टू बुक मेकर, ये भी एक एक्टिविटी है। यार अगर मैं किसी को लाइसेंस देता हूं, ठीक है, तो क्या ये बिजनेस नहीं है? क्या ये सर्विस नहीं है? सर्विस ही तो है, बिजनेस ही तो कर रहा हूं। यस, सो एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर। अच्छा, और फिर वो बुक मेकर क्या करता है? बुक मेकर लोगों की शर्तें लगवाता है, बदले में क्या लेता है? कमीशन। सो एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, ये सारे के सारे बिजनेस है। तो बोलो क्या कह रहा हूं? एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, रेस क्लब की एक्टिविटीज है 3 ऐसी एक्टिविटीज जो टोटलाइजेटर करता है। नंबर 2, लाइसेंस देना किसको? बुक मेकर को। नंबर 3, एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर। बताओ, तो बताओ, जो ये एक्टिविटीज है रेस क्लब, इस ये कितने तरह की एक्टिविटीज है? 3 एक्टिविटीज ऑफ टोटलाइजेटर, नंबर 1, नंबर 2 लाइसेंस टू बुक मेकर, नंबर 3 एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब।
तो अगर मैं ये तीनों तरह की एक्टिविटीज करता हूं तो मैं बिजनेस हूं, रेस क्लब बिजनेस है। क्या ये बात समझ में आ गई? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, दिस इज बिजनेस। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो वो काम करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक के लिए करती है वो काम, वो बिजनेस है। क्या ये बात क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी क्या काम करती है भाई? आपके यहां पर सीवरेज की कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी को फोन कर लिया, एमसीडी वालों को फोन कर लिया। एमसीडी मतलब जो भी तुम्हारे एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी उनको फोन कर दिया, वो आके करके कल साफ करके चले गए। क्या उन्होंने हमारे लिए एक्टिविटी करी? की बिल्कुल करी। गवर्नमेंट कहता है ये भी बिजनेस है, उनके लिए ये एक्टिविटी बिजनेस है। तो भैया जरूरी, अब तुम बोलोगे सर इसमें पैसा थोड़ी ना है। हाँ, पैसा नहीं है, मैंने तो बात पहले ही बोली थी, पैसा हो या ना हो बिजनेस तो है। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात हमने पहले ही बोल दी थी? पिक्यूनरी बेनिफिट हो या ना हो। तो बताओ, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों ने टोटल कितने पॉइंट्स पढ़ लिए इसके अंदर? 9 पॉइंट्स। इन 9 पॉइंट्स को समराइज करते हैं दोस्तों एक जगह पर। राइट डाउन, राइट डाउन। इट इंक्लूड्स नंबर 1, एनी ट्रेड, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, एडवेंचर, वोकेशन और वोकेशन, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। ठीक है, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, ये सब क्या है? बिजनेस। ये सब बिजनेस है। अच्छा, वेदर और नॉट फॉर पिक्यूनरी बेनिफिट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है? नंबर 2, और क्या है बिजनेस में? कह रहे एनी एक्टिविटी विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू फर्स्ट पॉइंट अबव, जो ऊपर लिखा है उसके इंसिडेंटल एंसिलरी है, वो भी क्या है? बिजनेस। नंबर 3, हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर ना, बिजनेस में वही कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी हो या ना हो, तो वहां पे लिखो एनी एक्टिविटी covered in first point above, whether there is volume, frequency, regularity और continuity, है ना? चाहे वहां पे वॉल्यूम है या नहीं, फ्रीक्वेंसी है या नहीं, क्वांटिटी है या नहीं, या रेगुलरिटी है या नहीं। इज दैट क्लियर? नंबर 3, नंबर 4 क्या था? होल्डर ऑफ ऑफिस, याद करो पॉइंट, होल्डर ऑफ ऑफिस। नंबर 5 बताओ, एडमिशन टू प्रेमिसेस, ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए। नंबर 6, प्रोविजन ऑफ क्लब, एसोसिएशन, है ना, टू इट्स मेंबर्स, ये याद हो जाना चाहिए, नंबर 7, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब। अब रेस क्लब याद आ जाए तो आपको रेस क्लब के अंदर वो तीनों एक्टिविटीज याद आ जानी चाहिए। कौन कौन सी? एक्टिविटीज ऑफ टोटलाइजेटर, लाइसेंस टू बुक मेकर, या एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर, सब इसमें आ जाना चाहिए। नंबर 8,
एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटी। और एक पॉइंट और रह गया, सप्लाई और एक्विजिशन, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज related to commencement और क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्या ये बात समझ में आ गई? पूरी डेफिनेशन हम लोगों ने यही लिख दी है। तो आप, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको इस तरीके से लिखवाऊं कि आपको याद हो जाए, ठीक है? ट्रेड, प्रोफेशन, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट। नंबर 2, incidental या ancillary to A verb। नंबर 3, whether there is volume, frequency, continuity, regularity। नंबर 4, holder of office। 5, admission to premises। नंबर 6, provision of club association to its members। नंबर 7, activities of race club। नंबर 8, activities of government, है ना, एज अ पब्लिक अथॉरिटी। और सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आती है बात? बोलो दोस्तों। मैंने आपको सारे गुड्स की, मैंने बेसिकली आपको ये डेफिनेशन जो हम कर रहे थे वो कवर करा दिया, सारा कवर हो गया। हम लोगों ने आज की क्लास में सेक्शन 7(1)(a) कर लिया है। क्या कर लिया? जल्दी जल्दी बताओ। 7(1)(a) बता दो एक बारी। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या क्या आएगा? कंसिडरेशन होना जरूरी है, बाय अ पर्सन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए और कहां पे होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, तो जाके जीएसटी लगता है, वरना जीएसटी नहीं लगता है। गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, कंसिडरेशन क्या है, बिजनेस क्या है, टैक्सेबल पर्सन क्या है। ये 5 तरह की डेफिनेशन एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है दोस्तों, तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान से पढ़ना। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो और मेन बातें हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। इस चैप्टर को हम लोग मैक्सिमम कवरेज कर देंगे अगली क्लास के अंदर, और उसकी अगली क्लास में शायद मैं क्वेश्चंस भी करवा दूं, ठीक है? तो मतलब और जो क्लासेस आने वाली हैं वो चैप्टर 2 की 2 क्लासेस और आने वाली है, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर मैं आपको बहुत सारा पार्ट करवाने वाला हूं, और एक और क्लास जो लगेगी उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 की, और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे चल पड़ेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अपना कोर्स कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, यही रोज 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय।